ਸਿੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰ ਉਂਚਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਸੀ ਸਿੰਧੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो वो जैसे कि आपने बराबर कहा कि वो जो 5 सदी थी जी, तो उसमें जैसे कि सिंध अलग हो गया, यानी सॉरी आइसोलेशन से आ गई, लेकिन बाकी क्या कर रहे थे। सवाल उठता है कि बाकी जो पूरा भारत था, वो जो राजा थे, वो जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स जो बनी थी, उस वहाँ जो नाम अलग थे, लेकिन भारत तो वही था जी। तो आप अगर देखेंगे उस समय जो पूरा भारत था वो बिखरा हुआ था। ठीक, वहाँ वो अपने बातों में ही इतने फंसे हुए थे कि उनसे अपेक्षा करना कि वो जाके किसी और देश को सहारा देंगे, वो सपोर्ट देंगे, नहीं था, वो नहीं हुआ। राइट। और उसका असर ये हुआ कि जो बात जो थी सिंध था, उसमें फिर से हिंदुओं का फिर से राज्य हो, वो बात हो नहीं सकी जी। जैसे कि पॉकेट्स थे, कहीं कहीं वो जैसे कि थे कोई राजा, कहीं थोड़ा छोटा सा वो चल रहा था, वो सिविलाइजेशन वाली बात थी वो खत्म हो गई, वो खत्म होती जा रही थी। राइट। और उसका जो इम्पैक्ट धर्म के ऊपर पड़ रहा था, जैसे आपने बताया था हमें शुरू में कि लोग जो थे डाइटीज़ को पूजा करते थे, या फिगर्स जो थी एनिमल्स की, या और जो पेड़ों वगैरह को, पक्षियों को पूजते थे। क्या उस पर भी असर पड़ा कि जो मुग़ल इम्पैक्ट था सोच, क्या उससे जैसे ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, तो क्या लोग धराधर जा रहे थे या अपने इस कल्चर को, अपने इस धर्म को बचा के रख रहे थे? हाँ, लेकिन देखिए कन्वर्शन तो हो रहा था जी। आप, क्योंकि ये तो एक तथ्य है जिसे हम नाकारा नहीं कर सकते जी। क्योंकि आप देख रहे हैं जब अंग्रेज़ आए तो उस समय आप देखेंगे कि 75%, राइट, या तो पार्टीशन जब हम हिंदुस्तान में आए जी, तो 75% मुस्लिम थे और 25% हिंदूज थे जी, हिंदूज, सिख्स और सबको मिला के 25%, राइट। तो ये तो है बात कि, और उसका जो उसके जो कारण हैं, उसके कारण भी बहुत से होते हैं। एक तो हमारी जो अपनी जो इंटरनल सिचुएशन थी जी, उस सिंध की, वो इतनी कमज़ोर थी कि एक वो कमज़ोरी, और दूसरे अब इस्लाम जो है वो अरेबिया से अभी निकला था, राइट। और उस समय उनके मन में इतना खरोश था, इतना जोश था धर्म को हमने फैलाना है, कि इसको फैलाना है। Right. अभी मोहम्मद पैगंबर से उन्हें ये बाद में खलीफात आई, राइट, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी थी Right. कि कैसे भी करके ये करना है। सो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपने उस पुराने कल्चर को रिवाइव रखा और वो उसके साथ कायम रहे। ओ, बिल्कुल। अब उसके बाद थोड़ा सा पार्टीशन की तरफ आ जाएं कि उसके बाद जब भारत आए उसका कितना असर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल था वो हिंदुज़म की जो आप बात करें ऐसा ही आपको जगह मिल गई। क्या उससे सिंधी लोगों की जो अपनी सोच थी, क्या उसमें कुछ इजाफा हुआ, या यहाँ भी जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं हिंदुज़म जो फैल रही थी, उसका असर आप पे पड़ना शुरू हुआ? ना, जब हम यहाँ आए जी, तो एक बात तो सिद्ध है कि हम हिंदू जी, जो यहाँ आए बड़े सुख के साथ पाकिस्तान में रह सकते थे, अगर हम अपने धर्म को भूल जाए। जी, तो जो आए उनकी अपने धर्म पर बहुत निष्ठा थी। ठीक, ये तो अपने आप में एक बात बहुत ऑब्वियस है। राइट। धर्म के साथ प्यार था, लेकिन आप देखेंगे कि सिंधी यहाँ आए तो वो अपना देश छोड़ के आए। जी, उन्हें अपनी कोई स्टेट नहीं मिली, कोई ज़मीन नहीं मिली, कोई भाषा नहीं हुई, तो एक प्रकार का वैक्यूम आ गया। ओके। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से हम महफूज रखें, किस तरीके से बरकरार रखें, जी, उसके लिए उनको कुछ न कुछ चाहिए था। राइट। तो उन्होंने एक बात जो वो दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो ये है कि जो हमारे झूलेलाल थे, जी, डेटीज जो थे, उनको उन्होंने सेंट्रल स्टेज पर लाया। ठीक। हमारे एक प्रोफेसर राम पंजवानी थे,
he was considered to be the ambassador of Sindhi culture. Okay. तो उन्होंने फिर से वो रिवाइव किया। हालांकि झूलेलाल की जो स्टोरी है और झूलेलाल की जो लेजेंड है वो तो पाकिस्तान से है। 13वीं सदी में जब वहाँ मुसलमानों का जुल्म हो रहा था हिंदुओं के ऊपर, तब झूलेलाल ने वो अवतार लिया था और हिंदुओं को बचाया था। लेकिन पार्टीशन के बाद में उसको फिर से रिवाइव किया गया। जहाँ के गुरु नानक जो थे, गुरु नानक की बात हमने कंप्लीट नहीं की क्योंकि गुरु नानक जी जब उन्होंने 30 साल भ्रमण किया पूरे देश विदेश में, तो उसके दौरान वो सिंध में भी आए थे। तो उनकी जो फिलॉसफी थी, सिंपल फिलॉसफी, वो सिंधियों के हृदय को टच करके गई। बहुत काफ़ी सिंध में फैल गया। बहुत सी फैमिलीज अपने पहले बेटे को सिख करते थे। अच्छा जी। हाँ, तो हर एक घर में, अभी भी वहाँ तो था, हर एक घर में गुरु ग्रंथ साहिब की इतनी इज्जत की जाती है जितनी गीता की जाती है। वो वहाँ भी था, पार्टीशन के पहले भी था और अब भी है। लेकिन अब क्या है, उसके साथ साथ झूलेलाल भी आ गए हैं। झूलेलाल इज अवर यूनिफाइंग फैक्टर। और गुरु नानक जी और स्पिरिचुअल सोलस। और उसके साथ में फिर अब दूसरे भी हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी जो ओम मंडली के नाम से वहाँ पाकिस्तान में जिनकी शुरुआत हुई थी, अब ब्रह्मा कुमारी के नाम से विश्व विख्यात हैं। तो वो भी एक सिंधियों की जो स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो गाइडेंस है। तो बेसिकली जैसे आपने ये बताया, ये महात्माओं की बात की, जो आपने जैसे गुरु नानक की बात की, झूलेलाल जी की बात की, सो झूलेलाल जी की तरफ से कुछ लिखत भी है या सिर्फ आप उसको एज ए डीटी सिर्फ नमस्ते करते हैं, नमस्कार उसको करते हैं, या उससे कुछ लिखत भी आपके पास है? जैसे हर एक धर्म की एक पुस्तक है जिसके ऊपर उनका विश्वास है, एक ग्रंथ है, तो क्या आपकी भी कोई पुस्तक है या कोई ग्रंथ है? एक ग्रंथ है जो हमारे साधु वासवानी, उनका नाम आपने सुना, बहुत अच्छी तरीके से जानते, जो अभी दादा जशन वासवानी है, जिनकी पूना में अपनी वासवानी मिशन है और पूरे विश्व में उनकी फॉलोइंग है। जो साधु वासवानी थे वो सत्पुरुष थे, एनलाइटेंड सोल इन ट्रू सेंस। क्योंकि पूरी जो पहचान इससे होती है जब आदमी के सामने सब कुछ हो और उसे वो छोड़ दे। और साधु वासवानी इस प्रकार के सत्पुरुष थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसे हम नूरी ग्रंथ मानते हैं। अच्छा जी। जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब हैं, इस प्रकार से सिंधी में उन्होंने नूरी ग्रंथ रखा है। वो हमारे सिंधियों के लिए एक प्रकार का ग्रंथ था। सो नूरी ग्रंथ जो है उसके अंदर लिखा क्या गया है? क्या इट इज जस्ट प्रेयर्स और वे टू लाइफ? क्या है? वे टू लाइफ। वे टू लाइफ। जैसे आप वचन हम निकालते हैं, ठीक, सो उनके प्रवचन हैं बेसिकली, वैसे प्रवचन है, गाइडेंस है, इसी प्रकार से है। और इस मैसेज को जो है, जैसे आपने कहा कि जो यंगर जनरेशन है उसमें कैसे आप लेके जा रहे हैं? और जैसे हम आम तौर पे देख रहे हैं कि आज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से बच्चे जो हैं दूर होते जा रहे हैं, हमारे यंगस्टर, और उनको जोड़ने के लिए इस कल्चर के साथ, इस परंपरा के साथ, इस ग्रंथ के साथ क्या किया जा रहा है? एक तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसको हम अपना कल्चरल जो है ना, असली जो कल्चरल रंग है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मेंशन कर दे कौन से फेस्टिवल्स आपके कोई खास हैं? हमारे खास एक तो है चेटी चंड, सिंधी न्यू ईयर, जैसे वैसाखी है उसी दिनों में आता है। इस बार भी वो 24 मार्च को था। और एक बात खास जो हमने की वो ये थी कि जो हमारी फोक डांस है जो हुआ करती थी, जिसको हम भगत बोलते हैं, उसको हमने रिवाइव किया। जिस प्रकार से वो सिंध में जिस प्रकार से की जाती थी वो हमने की। और दूसरी खास बात ये थी कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरह से बहरा लिया, पार्टिसिपेट किया। उन्होंने आके हमें बताया कि किस तरह कौन से सूफी संत थे सिंधियों में, वो लोगों को बताया। तो ये एक शुरुआत है, और ऐसी शुरुआत एक मूवी निकली है अवेकनिंग, जिसमें एक स्टोरी ये है कि वो अमेरिका में एक लड़की है जिसको अपने कल्चर के बारे में, सिंधी है, उसको अपने कल्चर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो
लेकिन वो शी इज़ अ वेरी गुड भारतनाट्यम डांसर। ओके। और वो डांस करती है, उसको नंबर 1 मिलता है। तो वो जब जाती है प्राइज़ लेने के लिए, तो सामने वहाँ हमारे राम जेठमलानी साहब जी। वो दे रहे हैं, लेकिन उसको वो 2 शब्द सिंधी के नहीं आती हैं जो वो थैंक कर सके। अच्छा। तो उसे इतनी शर्म आती है, वो अपनी प्राइस लेती नहीं है। राइट। और उस वाक़े से मुतासर होके वो इंडिया में आती है, किस प्रकार से अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को पहचानने की कोशिश करती है, उस बारे में है। बहुत खूब। सो बेसिकली जैसे आपने कहा कि यू आर प्राउड ऑफ योर कल्चर, और आप झूलेलाल जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी और ये नूरी ग्रंथ जो है इसमें विश्वास रखते हैं, और मकसद यही है सांझी वालता का जो है कि इंसान अच्छे बने और एक दूसरों में हम एक दूसरे की खुशी जो है उसको बांटें और इस धरती को और बेहतर बना सकें। समा आगे नहीं देता कि और बातचीत करें, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਲੀਫਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, youtube.com/ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।